हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे भारत में एलिफेंट रिजर्व्स यानी कि हाथियों के लिए जो स्पेशल रिजर्व बनाए हुए हैं उनकी हम बात करेंगे। तो काफ़ी हम एक होलिस्टिकली इसको टॉपिक को कवर करेंगे। ये है स्टैटिक जीके। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में अ, वैसे तो बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पे हाथी पाए जाते हैं, लेकिन हाथी मेनली या तो अफ्रीका में पाए जाते हैं और या एशिया में पाए जाते हैं। दो महाद्वीप हैं जहाँ पे अफ्रीका और एशिया, जहाँ पे हाथी पाए जाते हैं। अफ्रीका का हाथी जो होता है वो अफ्रीकन एलिफेंट बोलते हैं। एशिया में जो पाया जाता है उसे एशियन एलिफेंट बोलते हैं। अब क्योंकि हमें अफ्रीका से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, तो हम एशिया की बात करते हैं। तो एशिया में 13 कंट्री हैं जिनमें एलिफेंट पाए जाते हैं। ये हैं एलिफेंट रेंज कंट्रीज। इन्हें एलिफेंट रेंज कंट्रीज कहा जाता है जहां पे एलिफेंट पाए जाते हैं। तो ये कंट्री कौन कौन से हैं? साउथ एशिया यानी कि जो सार्क कंट्रीज हैं उनमें है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। और साउथ ईस्ट एशिया यानी कि जो आसियान कंट्रीज हैं उनमें है कंबोडिया, इंडोनेशिया। चाइना इसमें अलग है, चाइना वैसे आसियान कंट्री नहीं है, लेकिन हमने यहाँ लिखा है क्योंकि वो ईस्ट एशिया में आता है, साउथ ईस्ट में तो नहीं। लाओस, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। तो टोटल मिला के ये 13 कंट्रीज हैं जिनमें एलिफेंट पाए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं एशियन एलिफेंट की। अब जो एशियन एलिफेंट होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है एलिफस मैक्सिमस। एलिफस मैक्सिमस। जब भी हम किसी एनिमल को लिखते हैं, जैसे हमने टाइगर में कहा था कि पैंथरा टिग्रिस, तो पहला वाला जो नाम होता है वो उसका जीनस बताता है और दूसरे वाला नाम बताता है स्पीशीज। और अगर मान लो वो भी आपको वैरायटी बतानी हो तो सब स्पीशी, तो वो तीसरा नाम हो जाता है। और जो एशियन एलिफेंट होता है, एशिया में जो पाया जाता है, ये भी 3 तरह का होता है। तो 3 तरह के सब स्पीशी मिलते हैं यानी उप प्रजातियां मिलती हैं। पहला है एलिफेस मैक्सिमस मैक्सिमस, जो श्रीलंका वैरायटी बोलते हैं जिसे। दूसरा है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, जो मेनली इंडिया में होता है, मेनलैंड एशिया में। और तीसरा है एलिफस मैक्सिमस सुमत्रानुस। सुमत्रानुस वैरायटी जो होती है वो सुमत्रा पे मिलता है। सुमत्रा आइलैंड आप जानते हैं, इंडोनेशिया का आइलैंड है सुमत्रा द्वीप। तो 3 तरह का एशियाई एलिफेंट होता है। हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस अब ये याद रखना है आपको। अगर मैं बोलूं आपको एशियन एलिफेंट, तो मतलब मैं एलिफस मैक्सिमस इंडिकस की बात कर रहा हूं, यानी कि जो इंडियन वाली वैरायटी है। 3 तरह का एशियाई हाथी मिलता है। अब भारत की सरकार ने एलिफेंट को बचाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2010 में जो हाथी है, भारत की सरकार ने हाथी को नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर किया था, यानी कि राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया था भारत की सरकार के द्वारा। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि जो हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें मैंने आपको 5 स्केड्यूल बताए थे एनिमल्स के लिए। स्केड्यूल 1 में वो एनिमल होते हैं जो जिनको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दी होती है, तो वो स्केड्यूल 1 में होते हैं। फिर स्केड्यूल 2 में और कम प्रोटेक्शन होती है, 3 में और कम, 4 में और कम, और जो 5 में होते हैं उन्हें वर्मिन कहा जाता है, जिन्हें आप मार सकते हैं। तो उन्हें वर्मिन कहा जाता है। वर्मिन को मारने पर कोई आपको सजा नहीं होती। तो मैक्सिमम प्रोटेक्शन दी हुई है का मतलब यह है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के जो शेड्यूल 1 है उसमें इसे रखा हुआ है इंडियन एलिफेंट को, भारत की सरकार ने। इसके अलावा एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, कन्वेंशन है, जिसको बोलते हैं साइट्स। साइट्स क्या करता है? इसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। यानी जंगली पौधे और जंगली जंतु, जंगली जानवर, उनको बचाने के लिए उनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो नियामक है वो है साइट्स। तो साइट्स की अपेंडिक्स 1 में भी इंडियन एलिफेंट को रखा हुआ है। अपेंडिक्स 1 का मतलब यहां पे भी ये है कि जिस एनिमल को मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिली हुई है, यानी सबसे कठोर कानून जो साइट्स के हैं वो इस पे लागू होते हैं। तो साइट्स को हम वॉशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं। तो एलिफेंट को हमने साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में रखा हुआ है, यानी परिशिष्ट 1 में रखा हुआ है। भारत में 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में से 16 राज्यों में एलिफेंट पाए जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, अब जो एलिफेंट हैं उनका विस्तार हो रहा है, तो वो ऐसे ऐसे राज्यों में पाए जा रहे हैं जहां पहले एलिफेंट कभी नहीं पाए जाते थे। जैसे हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में कभी भी एलिफेंट नहीं पाया जाता था, लेकिन अब हरियाणा में भी एलिफेंट देखने को मिल जाता है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जंगली एलिफेंट्स की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो मंदिर वगैरह में एलिफेंट होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो बंदी होते हैं, जिन्हें एलिफेंट इन कैप्टिविटी बोलते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। वो तो कोई कहीं भी ला सकता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं, भारत में 28 राज्यों में से 16 में पाए जाते हैं। एक चीज अभी अभी बिल्कुल लेटेस्ट हुई है और वो ये, आप जानते हैं कि सीएमएस किसको बोलते हैं? जो विचरण करने वाले जीव हैं, माइग्रेटरी स्पीशीज जिन्हें कहा जाता है, उनके संरक्षण के लिए जो कन्वेंशन है, सम्मेलन है, उसे सीएमएस कहा जाता है।
और इसका 13वां सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13 COP13 गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ था, भारत में आयोजित हुआ था। तो भारत की रिक्वेस्ट पर सीएमएस ने अपने अपेंडिक्स 1 में भी इसे डाल दिया है। और सीएमएस के अपेंडिक्स 1 में होने का मतलब है कि ये जानवर जो है वो खतरे में है, यानी ये ऐसा प्रवासी जानवर है जो खतरे में है, यानी इसे मैक्सिमम प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो सीएमएस ने भी इंडियन एलिफेंट को जो है मैक्सिमम प्रोटेक्शन दी हुई है। यहां पे एक बात याद रखिए, इस कन्वेंशन में यानी COP13 जो गांधीनगर में हुआ था, इसमें 3 एनिमल हैं जिन्हें मैक्सिमम प्रोटेक्शन दी गई थी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियन एलिफेंट और बंगाल फ्लोरिकन। इन्हें अपेंडिक्स 1 में डाला गया था इंडिया की रिक्वेस्ट पर सीएमएस के द्वारा, और ये गांधीनगर गुजरात में हुआ था COP13। यानी कि हमने देखा साइट्स में भी ये उसमें है, शेड्यूल 1 में है। इसके अलावा सीएमएस में भी ये उसमें है, शेड्यूल में है या अपेंडिक्स 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी ये शेड्यूल 1 में है। इसके अलावा नेशनल हेरिटेज एनिमल तो है ही। तो ये 4 कदम विशेष भारत की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय जो कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर उठाए हैं एलिफेंट को बचाने के लिए। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट वो भी चल रही हैं, जैसे हाथियों के लिए भारत में अस्पताल भी बना है पहला, जो मथुरा में बना है। तो और हाथियों का जो पहला पुनर्वास केंद्र है यानी कि रिहेबिलिटेशन सेंटर, वो कोट्टूर केरल में बना है। और जो ये हॉस्पिटल बनाया है पहला हाथियों के लिए, ये एक गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, उसने बनाया है। और इस एनजीओ का नाम है वाइल्ड लाइफ एसओएस। वाइल्ड लाइफ एसओएस करके एक एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन। उसने भारत में मथुरा जो है, यूपी में मथुरा, उत्तर प्रदेश में, वहां पे हाथियों का पहला अस्पताल बनाया है। भारत की सरकार ने हाथियों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया था। कब किया था? 1992 में। तो भारत की सरकार ने 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट को स्टार्ट किया एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का क्या मतलब होता है? देखो, सरकारी योजनाएं जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक जिन्हें हम बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर, और एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। तो क्या फर्क है दोनों में? सेंट्रल सेक्टर स्कीम में पूरा 100% पैसा केंद्र सरकार लगाती है, उसको बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब यह है कि इसमें केंद्र और राज्य मिलकर पैसा लगाएंगे। वो कुछ भी अनुपात हो सकता है, 50-50, 60-40, 90-10, 70-30, वो पहले से डिसाइड होता है कि मान लो 70% पैसा केंद्र सरकार लगाएगा और 30% पैसा राज्य की सरकार लगाएगी, तो उन्हें बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी इसमें राज्य और केंद्र मिलकर पैसा लगाते हैं। तो इनके 3 उद्देश्य हैं, यानी कि क्या है वो 3 उद्देश्य? वो 3 उद्देश्य हैं हाथियों के आवास और गलियारे की सुरक्षा, मानव पशु संघर्ष यानी मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के मुद्दों को संबोधित करना, और बंदी हाथियों का कल्याण करना, यानी कि एलिफेंट इन कैप्टिविटी। जो कैप्टिव एलिफेंट होते हैं, जो मंदिरों में, सर्कस में, और कई अपने लोग प्राइवेट रखते हैं हाथी वगैरह, तो उनका कल्याण करना, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना, और एलिफेंट्स उनके हैबिटेट को और कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करना। अब मैंने आपको 2 तरह का हाथी बताया था, एक तो एशियाई हाथी और एक अफ्रीकी हाथी। तो इन दोनों में क्या फर्क होता है? देखो, 2 तरह का एलिफेंट होता है। जो एशिया में पाया जाता है वो हमने देख लिया था, एशिया में भी 3 तरह का मिलता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे एशियन एलिफेंट इन जनरल। तो ये है एशियन एलिफेंट और ये है अफ्रीका का एलिफेंट। एक सबसे पहला फर्क आप जो देखोगे वो ये कि जो एशिया का एलिफेंट होता है वो छोटा होता है साइज में, यानी कि भारत का जो हाथी है वो छोटा होता है, और जो अफ्रीका वाला हाथी होता है वो साइज में काफी बड़ा होता है, इट इज वेरी लार्ज, ठीक है, कंपेयर टू इंडियन एलिफेंट। तो ये जो लेफ्ट में आप देख रहे हो ये जो है ये भारत का हाथी है, एशियन एलिफेंट है, एशियन एलिफेंट वैरायटी इंडिकस। दूसरी बात आप देखो, इसमें दांत नहीं है, दांत नहीं है। तो दांत एक इंपॉर्टेंट चीज है। जो भारत में जो हाथी मिलते हैं उनमें सिर्फ नरों में दांत होते हैं, मादा में दांत नहीं होते हैं। मैं रिपीट करता हूं, भारत में सिर्फ नर यानी कि जो मेल हाथी होता है उसमें टीथ होते हैं, जिन्हें एक्चुअली टीथ तो अंदर होते हैं, ये कहते हैं ना हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। तो ये वाले जो दांत होते हैं इनको टस्क कहा जाता है, टस्क ऑफ एलिफेंट। तो TUSK, टस्क। टस्क मतलब क्या होता है? हाथी के जो बाहर वाले दांत हैं, हम उन्हीं की बात करेंगे, ठीक है। तो मेल टस्क जो हैं वो होते हैं, सिर्फ फीमेल में नहीं होते हैं। लेकिन अफ्रीका में अगर आप देखें तो जो मेल है और फीमेल दोनों में टस्क होते हैं, दोनों में ये बाहर वाले दांत होते हैं। इन्हें वैसे आइवरी भी कहा जाता है कई बार, आइवरी, कि ये आइवरी है। और हाथियों का जो वध किया जाता है, हाथियों का जो शिकार किया जाता है, वो क्यों किया जाता है? हाथियों का शिकार इन्हीं दांत के लिए किया जाता है। इनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनके दाम बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो और कई बार कुछ वो भी हैं अंधविश्वास, जैसे कि अगर आप इसका पाउडर बना के खा जाओ दांत का तो उससे आपके रोग ठीक हो जाएंगे, कैंसर ठीक हो जाएंगे, इस तरह की धारणा भी है। एक और फर्क देखेंगे आप भारत के हाथी में और अफ्रीका के हाथी में, वो ये कि जो दांत हैं
दांत इनके ऊपर की तरफ तरफ उगते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दांत निकले, अफ्रीका का हाथी है ये, इसके दांत निकल रहे हैं तो एक लेवल के बाद निकलेंगे सीधे, फिर ये ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन जो भारत का हाथी है उसके दांत नीचे की तरफ जाते हैं। ये भी एक फर्क है। मैं आपको एक भारत के हाथी की एक फोटो और दिखाता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भारत का हाथी है इसके जो दांत है ये नीचे की तरफ ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जो अफ्रीका का हाथी है इसके जो दांत है ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं। और एक और बड़ा फर्क होता है वो है त्वचा। भारत का जो हाथी है इसकी त्वचा में उतनी झर्रियां नहीं होती, वो नहीं होती, उतने रिंकल नहीं होते, ठीक है ना। लेकिन आप अफ्रीका के हाथी में देख सकते हैं कि इसमें काफी स्किन पे धारियां हैं, वो हैं, रिंकल्स हैं, काफी वैसी रगड़ स्किन होती है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फर्क कान का होता है। कान, भारत के जो हाथी है इसके कान छोटे होते हैं, काफी छोटे होते हैं इसके, लेकिन अफ्रीका के हाथी के जो कान है इन्हें बोलते हैं कि फैन शेप। इनफैक्ट अफ्रीका के हाथी के बारे में कहा जाता है कि इनके जो कान है वो अफ्रीका का जो मैप है उससे मिलते हैं। और ये बात कुछ हद तक ठीक भी। आप देखिए यहाँ पे अफ्रीका का मैप आप दिमाग में लेके आइए, और ये जो कानों की शेप है ये एकदम अफ्रीका के थोड़ी थोड़ी मिलती है। तो अफ्रीका के हाथी के जो कान है वो काफी बड़े होते हैं। और एक IUCN में फर्क है, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। वो जानवर कोई कितना खतरे में है उस हिसाब से उसे वो एक कैटेगरी देता है कि मान लो वो सिर्फ अभी संवेदनशील है, वल्नरेबल है, या वो घोर रूप से विलुप्त प्राय है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, या विलुप्त हो चुका है। तो अफ्रीका का जो हाथी है वो कम खतरे में है। भारत का जो हाथी है, एशियन एलिफेंट जो है, वो ज्यादा खतरे में है। ये मैं कैसे कह सकता हूं? क्योंकि अफ्रीका का जो हाथी है उसकी रेटिंग है वल्नरेबल। IUCN ने अपनी रेड डेटा बुक, जिसे बोलते हैं रेड डेटा बुक, मतलब वो जानवर जो खतरे में हैं, जो थ्रेटेंड हैं, उन्हें इस किताब में जगह मिलती है। और इस बुक में बताया जाता है कि इनका संरक्षण करना चाहिए। तो अफ्रीका के हाथियों को वल्नरेबल कहा गया है। और आप जानते हैं कि वल्नरेबल से ज्यादा खतरे में होते हैं एंडेंजर्ड। तो जो एशियाई हाथी है वो एंडेंजर्ड है, और एंडेंजर्ड के बाद आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी घोर रूप से विलुप्त प्राय, और फिर होता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, और फिर होता है एक्सटिंक्ट। यानी कि एशिया का जो हाथी है वो ज्यादा खतरे में है। अब वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाया जाता है हर साल। याद रखिए, वर्ल्ड एलिफेंट डे पहली बार 2012 में मनाया गया था। ये हर साल 2012 के बाद हर साल मनाया जाता है 12 अगस्त को। किस बारे में? जागरूकता फैलाने के लिए कि हम हाथियों का संरक्षण कैसे करें, हाथी क्या क्या खतरा है जो वो फेस कर रहे हैं, जिससे हम जागरूकता फैला सकें। और भारत में जो हाथी है वो भारत के तीन राज्यों का स्टेट एनिमल है। झारखंड, केरल और कर्नाटक इनका स्टेट एनिमल है, यानी राजकीय पशु है हाथी। झारखंड का, केरल का और कर्नाटक का। इसके अलावा भारत की सरकार गज यात्रा भी निकालती है हर साल। गज यात्रा क्या होती है? गज यात्रा मतलब इसमें जो हाथी हैं, नकली हाथी बनाए जाते हैं। कई बार थर्माकोल के बनाए जाते हैं, रबड़ के बनाए जाते हैं, या प्लास्टिक वगैरह के बनाए जाते हैं, और उनकी यात्रा निकाली जाती है। बेसिकली लोग उसमें भाग लेते हैं। और इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कि जो हाथियों के गलियारे हैं, यानी एलिफेंट कॉरिडोर, उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना है। तो ये एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, एलिफेंट कॉरिडोर की प्रोटेक्शन। अब भारत में हाथी कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए, भारत में एलिफेंट एस्टिमेशन करवाती है हमारी सरकार। हमारा जो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी भारत का जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, वो हाथियों का सेंसस कराता है एक तरह से, जिसको एलिफेंट सेंसस बोलते हैं। ये हर 5 साल में होता है। तो पिछला वाला जो हुआ था 2017 में हुआ था, और अगला होगा 2022 में। और नतीजे आते आते थोड़ा सा समय लग जाता है। यानी 2017 में जो हुआ तब इसकी एक बार प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आ गई थी, यानी कि जो इनिशियल रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन फाइनल रिपोर्ट अब 2019 में आई थी। तो आपको मैं बता देता हूं कि भारत में किस राज्य में कितने जो हाथी हैं वो हैं। यहाँ पे ये टेबल देखिए, इस टेबल में आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैं रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ 2017-18 के हिसाब से, जो पिछला एलिफेंट सर्वे हुआ था। अगला तो खैर बहुत बाद में होगा, 2022 में होगा, तो इसकी बात नहीं करते, पिछले वाले पे ही हम रहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा हाथी हैं कर्नाटक में। याद रखिए, फिर से मैं ये जंगली हाथियों की बात कर रहा हूं, मैं ये उन हाथियों की बात कर रहा हूं जो स्वतंत्र हैं, जो बंदी नहीं है। फिर असम, दूसरे नंबर पे असम है, और तीसरे नंबर पे केरल है, चौथे नंबर पे तमिलनाडु है। और यहाँ पे आप देखें, शुरू में मैंने आपको एक बात कही थी कि भारत में 28 राज्य हैं। 28 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है, पहले 29 थे। तो 28 राज्यों में से 16 में हाथी मिलते हैं, ये क्लियर है आपको। लेकिन अगर आप इसमें ये काउंट करेंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने 23 राज्य लिखे हैं। और उसका कारण क्यों है? तो देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या ये हो रही है अब कि पहले हाथी 16 राज्यों में रहते थे भारत के, अब 23 में हैं। तो हाथी जो है अपना अपना मूल आवास छोड़कर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। और इसके कई कारण हैं। इसका कारण है कि उनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, धीरे धीरे जंगल काटे जा रहे हैं, तो उन्हें मजबूर होकर दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। और जब दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वो और ज्यादा खतरे में हो जाते हैं। दूसरा खतरा ये है कि वो इन राज्यों में जा रहे हैं जहां पहले नहीं होते थे।
तो लोग जो हैं उनसे फिर संघर्ष करते हैं, जिसे हम मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। हाथी कई बार ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे तोड़फोड़ करते हैं, या उल्टा भी सत्य है, लोग उनके ऊपर बम फेंकते हैं या रॉकेट वगैरह चलाते हैं, उस वजह से हाथी और बिरज जाते हैं और उसके बाद फिर वो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। हाथी कई बार ऐसी जगह पे जाते हैं जहां वो यूज टू नहीं है, तो बिजली की तारों वगैरह में फंस जाते हैं, उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है। इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब क्या होता है, मैं आपको अगर आंकड़े बताऊं, 2009 से लेकर 2017 यानी लगभग 9 साल का अंतराल जो है, उसमें भारत में लगभग 461 हाथी मारे गए बिजली की तारों में फंस के। ये ऑफिशियल भारत सरकार का फिगर है। यानी एक बहुत बड़ा कारण हाथियों के मरने का बिजली की तारों में उनका उलझ जाना भी है। एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि जो रेल की पटरियां हैं, उनके ऊपर हाथी चढ़ जाते हैं और वहां से फिर वो रेल उनको कुचल देती है और इसमें भी मारे जाते हैं। यहाँ पे आपको ये भी याद रखनी है, हाथी हमेशा झुंड में चलते हैं। हाथी जब चलते हैं तो जंगली हाथी हमेशा झुंड में चलता है, तो उसमें जैसे वो आगे जो है वो एल्डर रहते हैं, बीच में बच्चे रहते हैं, तो अगर रेल वेल टकराती है तो फिर बहुत सारे हाथी एकदम से मारे जाते हैं। 5-6 हाथी, 7, कई बार तो 11-11 हाथी भी देखे गए हैं रेल से टकराकर मरते हुए। तो यहाँ पे जो ये 16 राज्य हैं, हाँ ये ठीक है कि चलो ये जो 16 राज्य हैं इनकी बात ठीक है, यहाँ पे हाथी हमेशा से पाए जाते थे और पाए जाते हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हाथी कभी नहीं देखे जाते थे, जैसे आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में हाथी कहाँ से आए, तो एक बार तमिलनाडु में वो पड़ा जिसे बोलते हैं अकाल, इसे अकाल बोलते हैं। ये एक तरह की आपदा होती है, इसमें खाने की पानी की बहुत कमी हो जाती है, इसे हम अंग्रेजी में ड्रॉट कहते हैं। तो ड्रॉट पड़ गया था तमिलनाडु में, तो फिर ये हाथी तमिलनाडु से छोड़कर वहां से पलायन करके, यानी कि वहां से भाग कर ये आंध्र प्रदेश चले गए थे। तो अब आंध्र प्रदेश में भी थोड़े थोड़े मिल रहे हैं। बिहार में कभी भी हाथी नहीं देखे जाते, लेकिन बिहार में भी अब मिल रहे हैं, गुजरात में भी देखे जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, मिजोरम, महाराष्ट्र, यहाँ तक कि हरियाणा में भी देखे जा रहे हैं। तो इसका रीजन ये है कि हाथी अपना मूल आवास छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं और ये काफी बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया, भारत के 3 राज्यों में हाथी किसमें ज्यादा है। सबसे ज्यादा है कर्नाटक में, फिर हैं असम में और फिर हैं केरल में। तो भारत में टोटल हाथी जो बताए गए इस रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी संख्या शुरू में बताई गई थी कि लगभग भारत में 27,000 हाथी हैं, लगभग 27,000 और 27,312। लेकिन जब फाइनल रिपोर्ट आई, मतलब इसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आते आते 2 साल लग गए। इनिशियली तो इन्होंने कहा 27,000 हैं, लेकिन फिर इन्होंने दोबारा उस रिपोर्ट को रिविजिट किया, तो फाइनल रिपोर्ट जो 2019 में आई, 2017 सेंसस की, उसमें यह बताया गया कि 29,964 हाथी हैं। 2017 सेंसस के हिसाब से ही फाइनल रिपोर्ट में कहा गया, लगभग आप कह सकते हैं 30,000। ठीक है, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कितने हाथी हैं भारत में, तो वो संख्या बेकार है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि ये पता हो, एक अंदाजा पता हो आपको। तो आप कह सकते हो भारत में लगभग 30,000 हाथी हैं। अच्छा, भारत के किस इलाके में सबसे ज्यादा हाथी हैं, तो दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में 14,612, और जो नॉर्थ ईस्ट है यानी उत्तर पूर्व है, वहां पे 10,000 हाथी हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत में हाथी नहीं पाए जाते। हरियाणा, पंजाब, बिहार, ये जो हमारा उत्तर प्रदेश वगैरह, इनमें हाथी नहीं मिलते। और ये इस बात की पुष्टि इस टेबल से भी होती है। ठीक है, इस टेबल से भी होती है। यूपी में देखिए आप, सिर्फ 232 हाथी हैं। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, तो उतना व्यापक रूप से उत्तर भारत में हाथी नहीं मिलते। हालांकि उत्तर प्रदेश उन 16 राज्यों में आता है जिनमें हाथी पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं बंदी हाथियों की। देखिए, ये एक और बड़ा मुद्दा है, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सरकार को फटकार लगाई, केंद्र सरकार को। उन्हें कहा कि जो बंदी हाथी हैं उनको बचाने के लिए भी कुछ कीजिए। तो भारत के सरकार ने काफी चुस्ती दिखाई, और हमारा जो पर्यावरण मंत्रालय है, यानी एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने पहली बार एक सर्वे कराया बंदी हाथियों का, जिसको नाम दिया गया फर्स्ट सर्वे ऑफ द एलिफेंट इन कैप्टिविटी, यानी बंधक हाथियों का सर्वेक्षण। तो इसमें यह पाया गया कि भारत में जितने भी बंदी हाथी हैं उनकी संख्या है 2,454। 2,454 भारत में ऐसे हाथी हैं जो बंदी हैं। बंदी का मतलब यह नहीं है कि उन्हें सताया जा रहा है। इनमें से बहुत सारे हाथी हैं मंदिरों में, क्योंकि दक्षिण भारत में खासकर, एक आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, वहां पे आपको उस मंदिर के हाथी जरूर मिलेंगे। ज्यादातर मंदिरों में हाथी मिलते हैं दक्षिण भारत में। और बहुत सारे लोग हैं जो अपने प्राइवेट फार्म्स में रखते हैं हाथियों को। कई बार चिड़ियाघरों में इस्तेमाल होता है, पर्यटन के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो सब होटल वगैरह में भी लोग हाथी रखते हैं, जिससे टूरिस्ट वगैरह आए तो उन्हें सैर कराई जा सके। तो उन सबको बोलते हैं बंदी हाथी। तो भारत में 2,454 बंदी हाथी हैं। और आपको बता दूं, भारत में सबसे ज्यादा बंदी हाथी 2 राज्यों में है। इनफैक्ट भारत में 2,454 में से लगभग 58% हाथी बंदी 2 राज्यों में है। 905 हाथी हैं असम में बंदी, और 518 बंदी हाथी हैं केरल में। तो असम और केरल। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए भारत में एलिफेंट इन कैप्टिविटी सबसे ज्यादा किस राज्य में, तो आंसर हो जाएगा असम, राइट। लेकिन अगर नॉर्मल वाइल्ड एलिफेंट पूछ रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा कर्नाटक। यहां पे आप टेबल में भी देख सकते हैं, नंबर 1 पे कर्नाटक है। अब हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो चलता है, जिसको माइक कहा जाता है। माइक क्या होता है?
देखो साइट्स की बात हमने कर ली, क्योंकि साइट्स के जो अपेंडिक्स 1 है उसमें हाथी आता है अपेंडिक्स 1 में, यानी मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो साइट्स ने ही एक कार्यक्रम चलाया जिसका नाम था मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। हाथी हाथी मर क्यों रहे हैं, हाथी मर क्यों रहे हैं, इसकी स्टडी की जाती है। इसको माइक कहा जाता है। माइक मतलब फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, इसको माइक कहा जाता है। माइक प्रोग्राम दक्षिण एशिया के जो देश हैं जिनमें भारत भी आता है 2003 में स्टार्ट हुआ था। इसमें हम क्या करते हैं, बड़ा आसान है। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी जगह सिलेक्ट करते हैं जहां पे हम ऑब्जर्व करेंगे। क्या देखेंगे, हम इस बात का निरीक्षण करेंगे कि हाथी अगर मर रहे हैं तो क्यों मर रहे हैं, और उन जगह को हम बोलते हैं माइक साइट्स। तो हर देश में कुछ ना कुछ ऐसी साइट्स होती हैं। जैसे भारत में अब आप जानते हैं कि 30 एलिफेंट रिजर्व हैं। तो 30 एलिफेंट रिजर्व हैं, उनमें से हम देखेंगे कि भाई कि हमें माइक साइट कौन कौन सी देखनी है। तो माइक साइट में अगर कोई हाथी मरता है तो हाथी का जो शव होता है उसकी जांच की जाती है। हाथी के शव की जांच की जाती है और उससे वो मरा क्यों है उस बात का पता लगाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वो इंफॉर्मेशन से हमें पता चलता है हाथियों के मरने का कारण। जैसे पिछले साल हाथियों में एक वायरस फैल गया था जिसको EEHV कहा जाता है, एलिफेंट एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पीज वायरस। यानी हाथियों में भी हर्पीज वायरस फैल गया था और पिछले साल काफी हाथी भारत में मरे EEHV वायरस की वजह से। ये हमें कैसे पता चला, ये हमें पता चला हमने का जो शव है, हाथी की जो डेड बॉडी है उसको लिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में भेज दिया। और वहां पे फिर जो वेटरनरी साइंसेज हैं और जो वो हैं उन्होंने उसको अप्लाई किया। ऐसे ही इंस्टीट्यूट फॉर वेटरनरी साइंसेज या जो टॉक्सिकोलॉजी वाले कॉलेजेस हैं भारत में, रिसर्च सेंटर है, वहां भेज दिया। तो उन्होंने पता लगाया कि EEHV की वजह से डेथ हुई है। कई बार क्योंकि जो शिकारी होते हैं वो हाथी को साथ नहीं ले जाते, वो क्या करते हैं, हाथी को गोली मार देते हैं, उसके बाद उसके वो जो दांत हैं उनको निकाल के और लाश को वहीं छोड़ जाते हैं। तो ये भी पता चल जाता है हमें कि हाँ कितने हाथी मरे इस वजह से, कितने इस वजह से, या करंट के लगने से, या रेल के टकराने से। ये आंकड़ा बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि सरकार उसी के आधार पर अपनी आगे के लिए योजनाएं बनाएगी, हाथी को बचाने के लिए नीतियां बनाएगी। ये बहुत जरूरी है। तो भारत में माइक साइट्स कौन कौन से हैं, ये हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस एक बेसिक आइडिया ले लो। असम में चिरंग रिपू धांग पटकी, बंगाल में ईस्टर्न द्वार, पूर्वी द्वार, देवमली अरुणाचल में गारो हिल, मयूरभंज, मैसूर, नीलगिरी, शिवालिक और वायानाड। यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं हाथियों की डेथ, उन पे स्पेशल हम उनकी वो करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, और फिर जो डिटेल रिपोर्ट है माइक को भेज देते हैं, यानी साइट्स को भेज देते हैं। इस प्रोग्राम को माइक कहा जाता है। माइक के बाद हम बात करते हैं हाथियों के गलियारों के बारे में। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भारत में हम लगातार नए नए हाथियों के गलियारे बना रहे हैं। गलियारा होता क्या है पहले ये समझो। मान लो ये एक एलिफेंट रिजर्व है, हाथियों का रिजर्व है ER, ठीक है, और ये दूसरा हाथियों का रिजर्व है। अब एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व जब हाथी जाते हैं तो जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते को बोलते हैं एलिफेंट कॉरिडोर। अब एलिफेंट कॉरिडोर वो जगह होती है जहां पे हाथी बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा खतरे में रहते हैं। क्योंकि एलिफेंट रिजर्व में तो वो रहते हैं, रेंजर्स रहते हैं, पुलिस रहती है, उसकी प्रोटेक्शन रहती है, वहां पे फॉरेस्ट गार्ड रहते हैं। लेकिन एलिफेंट कॉरिडोर जो है उन पे नजर नहीं रखी जा सकती क्योंकि हजारों किलोमीटर में ये फैले हुए हैं रास्ते। तो उसमें हर जगह कोई चप्पे चप्पे पे तो रेंजर नहीं रह सकते। तो यहीं पे इनफैक्ट एलिफेंट कॉरिडोर्स में ही हाथी जो है सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, हाईली वल्नरेबल, हाईली संवेदनशील इस एरिया में होते हैं। तो एलिफेंट कॉरिडोर को भी तो बचाना है हमें। अगर हम एलिफेंट रिजर्व को बचाएंगे, क्योंकि हाथी ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी जगह में बस वो वहीं घूमता रहेगा, नहीं, हाथी तो अपनी मर्जी से एक एलिफेंट रिजर्व से दूसरे, दूसरे से तीसरे, कई बार वो किसी उसमें घुस जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, कभी वो किसी टाइगर रिजर्व में घुस जाते हैं। तो हाथी विचरण करते रहते हैं। अब एक समस्या बहुत बड़ी ये है कि ये जो एलिफेंट रिजर्व है, क्योंकि जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इन एलिफेंट रिजर्व में हमने हाईवे बना दिए हैं, कहीं पे ट्रेन जाती है, रेलवे ट्रैक हैं, कहीं पे हमने बिजली के खंभे लगा दिए हैं, तो हाथी करंट से मर जाते हैं। पोचिंग, हंटिंग वगैरह कॉमन है, शिकार हो जाता है हाथियों का, या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। अब यहाँ पे मान लो ये हाथियों का रास्ता था, अब आपने यहाँ पे खेती शुरू कर दी, तो खेत में हाथी आएंगे, फिर यहाँ जो मानव होंगे वो उसको पसंद नहीं करेंगे, मानव उस पर पत्थर मारेंगे या रॉकेट फेंकेंगे, वो सब करेंगे, तो हाथी फिर अटैक करेगा। तो हजारों लोग, मैं कुछ सोने की बात नहीं कर रहा, हजारों लोग भारत में हाथियों के अटैक से मारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं सब कारणों की वजह से। या कई बार स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है। स्लैश एंड बर्न में क्या करते हैं, झूम कल्टीवेशन भी इसे बोलते हैं, झूम कल्टीवेशन बोलते हैं, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। इसमें खेतों को जला दिया जाता है पेड़ वहां पे साफ करने के लिए। अब जलाएंगे तो आग होगी, आग से फिर हाथी घबराते हैं, तो फिर वो अटैक कर देते हैं उन लोगों पे। ये सब चीजें भी होती हैं। तो एलिफेंट कॉरिडोर को भी हमें सुरक्षित रखना है। एलिफेंट कॉरिडोर सबसे ज्यादा बंगाल में है और भारत में 100 से ज्यादा एलिफेंट कॉरिडोर है।
अब मैं आपको बताता हूं भारत में एलिफेंट रिजर्व्स की सारी जानकारी दूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है। देखो एलिफेंट रिजर्व क्या है, कुछ नहीं है। जहां पे हाथी हैं उसको एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, उसको एलिफेंट रिजर्व बोल देते हैं फिर, क्योंकि वो प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर आ गया। ठीक उसी तरह जिस तरह कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क जब प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आ जाता था तो हम उसे हम टाइगर रिजर्व बोलते थे। उसी तरह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे हाथी बहुत ज्यादा है तो उसे हम एलिफेंट रिजर्व भी बोल सकते हैं। इनफैक्ट ये नेशनल पार्क भी हो सकता है। नेशनल पार्क को भी एलिफेंट रिजर्व हम बोल सकते हैं अगर वो प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर आ जाए। तो हम सारे पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए इंटरनेट पे गलत डेटा बहुत है। मैं आपको पहले ये सूचित कर दूं कि इंटरनेट पे बहुत गलत डेटा है, लेकिन मेरे वीडियोस में जो डेटा होता है वो एकदम सरकारी जो वेबसाइट्स हैं, और सरकारी भी वेबसाइट कुछ ठीक है और कुछ गलत, और मुझे पता है कि कौन सी ठीक है और कौन सी गलत है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कई वेबसाइट्स हैं सरकारी, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनपे लिखा है कि 32 एलिफेंट रिजर्व है। 32 नहीं है भारत में। जब सिंगफन एलिफेंट रिजर्व बना था, नया बना था, ये सबसे लेटेस्ट है सिंगफन एलिफेंट रिजर्व, तो हर भारत की वेबसाइट पे आया था कि ये 30वां एलिफेंट रिजर्व है, जो कि बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद कोई एलिफेंट रिजर्व नहीं बनाया तो 32 कहां से हो गए? उसका कारण यह है कि कई एलिफेंट रिजर्व ऐसे हैं जिनको केंद्र सरकार ने तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन जब तक राज्य की सरकार उन्हें नोटिफाई नहीं करेगी वो एलिफेंट रिजर्व नहीं कहलाया जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, लेमरू। अब छत्तीसगढ़ में एक एलिफेंट रिजर्व है लमरू, ठीक है। अब लमरू को केंद्र सरकार ने तो कह दिया भाई बना दो, लेकिन जब तक राज्य की सरकार बनाएगी नहीं तब तक कैसे आप बोल दोगे कि वो एलिफेंट रिजर्व है? तो लमरू एलिफेंट रिजर्व आज की तारीख में नहीं है। अभी तक, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं, मई का महीना चल रहा है 2020, तब तक लमरू एलिफेंट रिजर्व नहीं है। हाँ, केंद्र सरकार ने कह दिया है, लेकिन वहां की जो लोकल सरकार है छत्तीसगढ़ की, उन्होंने अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। ठीक है, तो भारत में कितने एलिफेंट रिजर्व हैं? इस वक्त 30 हैं। 30वां कौन सा बना? देखो एक बात और बता दूं यहाँ पे आपको, एलिफेंट रिजर्व बनना उतना आसान नहीं होता। हाँ, जब प्रोजेक्ट एलिफेंट हुआ उसके बाद जो समय था उसमें बहुत सारे एलिफेंट रिजर्व हमने बना दिए। 2001, 2002, 2003, वो जो टाइम था बना दिए। लेकिन पिछले 10 सालों में सिर्फ 3 एलिफेंट रिजर्व बने। सिर्फ 3। कौन कौन से बताता हूं, तो आपको बस पिछले 3 लेटेस्ट बता देता हूं। ठीक है, 30वां बना है सिंगफन, और सिंगफन कहां है? नागालैंड के मोन जिले में। 29वां कौन सा है? 29वां कौन सा? ये जानकारी कहीं नहीं मिलेगी आपको। 29वां आप पूरे नेट पे ढूंढ सकते हैं, मेरे को पता है कौन सा है, वो है डांडेली। याद आया? डांडेली। डांडेली आंशी टाइगर रिजर्व, आंशी नेशनल पार्क कर्नाटक। तो डांडेली एलिफेंट रिजर्व भारत का 29वां एलिफेंट रिजर्व है, और ये 2015 में बना था, और ये इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं 28वां बना था छत्तीसगढ़ में, बना था 2011 में। उसका नाम मैं बताऊंगा, थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने में, तो मैं गलती ना करूं इसलिए देख के बताऊंगा। तो 2011 में भारत में बना था 28वां, 2015 में बना 29वां डांडेली कर्नाटक में, और 30वां बना है अब सिंगफन एलिफेंट रिजर्व। इसके अलावा मैं एक अलग डेटा आपको बताऊंगा, प्रोपोज्ड। भारत में 4 एलिफेंट रिजर्व ऐसे हैं जो प्रोपोज्ड हैं। प्रोपोज का मतलब ये है केंद्र सरकार ने तो कह दिया बना दो, लेकिन राज्यों ने नहीं बनाए हैं। ठीक है, राज्यों ने नहीं बनाए हैं। तो सिंगफन एलिफेंट रिजर्व लेटेस्ट बना है 30वां। अब एक एक करके हम सारे एलिफेंट रिजर्व को ढंग से स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम अरुणाचल और असम वाला जो एरिया है उसकी बात करते हैं। तो आपको बस नाम याद रखने हैं। ये ऊपर वाला जो है, ये जो पार्ट है, आप ये दोनों राज्य समझ गए होंगे किनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये सोनितपुर है, और ये कामेंग है। कामेंग अरुणाचल में है, तो ये अरुणाचल का हिस्सा है, और ये जो पूरा है ये अरुणाचल है। ये, और ये असम है। तो असम में है सोनितपुर, और अरुणाचल में है कामेंग। कामेंग अरुणाचल में, सोनितपुर असम में। लेकिन यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि असम में ये भी है चिरंग रिपु। चिरंग रिपु और ईस्टर्न द्वार। द्वार आप समझते हैं, तराई को ही द्वार बोलते हैं। पहाड़ों की जो ढलान वाला इलाका होता है जहां उपजाऊ मिट्टी होती है, उसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह में बोलते हैं तराई, लेकिन उसे पश्चिम बंगाल में द्वार कहा जाता है। उसके अलावा उड़ीसा। उड़ीसा में बहुत सारे हैं। छत्तीसगढ़ उड़ीसा का पड़ोसी है, और वहां पे भी देखते हैं। तो जो 2011 में बना था वो कौन सा था? छत्तीसगढ़ में था। उसका नाम है बादलखोल तमोर पिंगला। बादलखोल तमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व, ये बना था 2011 में। इसका मतलब ये था 28वां एलिफेंट रिजर्व, 28th एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ का बादलखोल तमोर पिंगला। और ये बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी फेमस है, इसको फिर एलिफेंट रिजर्व बना दिया। ठीक है, झारखंड में एक ही एलिफेंट रिजर्व है, और वो है सिंहभूम। सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व झारखंड में है। और उड़ीसा में देखते हैं कौन कौन से हैं। तो उड़ीसा में है संबलपुर, महानदी, मयूरभंज और मयूर झरना। मैं रिपीट करता हूं,
संबलपुर एलिफेंट रिजर्व, महानदी एलिफेंट रिजर्व, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व और मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व। तमिलनाडु और कर्नाटक, जो तमिलनाडु केरल कर्नाटक वाला जो एरिया है, साउथ की बात करते हैं, बिल्कुल साउथ में आ जाते हैं, तो ये केरल है और ये तमिलनाडु है। ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ये ईस्टर्न घाट्स हैं। तो यहाँ पे जो अनाईमुड़ी है, आपको याद होगा अनाईमुड़ी शोला, याद है अनाईमुड़ी शोला नेशनल पार्क? तो अनाईमुड़ी एक एलिफेंट रिजर्व भी है, अनाईमुड़ी एलिफेंट रिजर्व। और अन्नामलाई, अन्नामलाई भी आपको याद है कि तमिलनाडु में एक अन्नामलाई, मुदुमलाई, 2 टाइगर रिजर्व मैंने बताए थे। तो ये अन्नामलाई वाला जो है ये भी एक एलिफेंट रिजर्व भी है, याद रखिए। अन्नामलाई तमिलनाडु में और अनाईमुड़ी केरल में। कोयम्बटूर, अगेन कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, तो कोयम्बटूर एलिफेंट रिजर्व भी जो है तमिलनाडु में है। और नीलांबर, नीलांबर एलिफेंट रिजर्व केरल में, नीलांबर एलिफेंट रिजर्व केरल में। पेरियार एलिफेंट रिजर्व फिर केरल में है। और श्रीविलुपुत्तूर, श्रीविलुपुत्तूर जो है, श्रीविलुपुत्तूर एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। इसकी एक चीज है जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला था अभी अभी। श्रीविलुपुत्तूर जो तमिलनाडु में है, तो ये भी एक एलिफेंट रिजर्व है, श्रीविलुपुत्तूर एलिफेंट रिजर्व। और श्रीविलुपुत्तूर की वो चीज जिसको जीआई टैग मिला था वो क्या था? श्रीविलुपुत्तूर में मिठाई होती है जिसे पलकोव कहा जाता है, तो आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। अरुणाचल असम में और देखते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में एक और है जिसको बोलते हैं दक्षिण अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व, साउथ अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व। और असम में है देहांग पटकई, देहांग पटकई एलिफेंट रिजर्व। नागालैंड में सिंगफन जो 30वां एलिफेंट रिजर्व है, सिंगफन लेटेस्ट एकदम, वो नागालैंड में है। इंटांकी एलिफेंट रिजर्व, इंटांकी एक नेशनल पार्क भी है, नागालैंड में है, इंटांकी भी नागालैंड में है। फिर काजीरंगा कार्बी आंगलोंग, ये काजीरंगा नाम से पता चल रहा है, असम में है। उसके बाद धनसिरी लुंगडिंग, ये भी असम में है। तो असम में कितने सारे एलिफेंट रिजर्व हैं आप देख ही रहे हैं। कुछ मैंने आपको सबसे शुरू में बता दिए थे और कुछ अभी बता रहा हूं। धनसिरी लुंगडिंग, काजीरंगा कार्बी आंगलोंग। अब आ जाते हैं फिर से हम उसी इलाके में, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट। तो यहाँ पे देखते हैं कर्नाटक, कर्नाटक में दांडेली, दांडेली आ गया, 2015 में बना था, भारत का 29वां एलिफेंट रिजर्व। दांडेली एलिफेंट रिजर्व। मैसूरू, मैसूरू कर्नाटक में बहुत बड़ा है, मैसूरू एलिफेंट रिजर्व, सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व भारत में मैसूरू ही है, मैसूरू एलिफेंट रिजर्व। वायनाड, वायनाड एलिफेंट रिजर्व केरल में है। फिर रायला, रायला ये क्या है, कौन सा स्टेट है ये है आंध्रा, तो आंध्र प्रदेश में रायला एलिफेंट रिजर्व। नीलगिरी, नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व जो है, नीलगिरी जिला है, नीलगिरी जिले का नाम भी है, पहाड़ियों का नाम भी है। नीलगिरी को हम पश्चिम घाट और पूर्वी घाट के बीच में एक मिलन होता है, वो उनको भी नीलगिरी, ब्लू माउंटेन, तो नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व। गारो, गारो से समझ जाइए कि मेघालय की बात हो रही है, गारो, खासी, जयंतिया, तो गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व, ये कहाँ है? ये है मेघालय में, गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व। उसके बाद उत्तर प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व है जिसका नाम ही है उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व, इसका नाम ही यही है। और ऊपर आ जाते हैं, ये उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। ये हमारे सारे एलिफेंट रिजर्व थे, पूरे 30 के 30। और यहाँ पे अब भारत के मैप में दिखाए हुए हैं जिससे क्विक रिवीजन आप कर सकें। राज्यों के नाम भी यहाँ पे लिख दिए गए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। शिवालिक वाला जो है उत्तराखंड में है। बादलखोल तमोर पिंगला जो 28वां एलिफेंट रिजर्व था, 2011 में छत्तीसगढ़ में बना था। फिर सिंहभूम झारखंड, कामेंग अरुणाचल, सोनितपुर असम, मयूर झरना मयूरभंज उड़ीसा, महानदी संबलपुर उड़ीसा, और कोयम्बटूर नीलांबर केरला, कोयम्बटूर तमिलनाडु। यहाँ पे पार्ट 2 मैप का, 3 मैप में है टोटल 30 एलिफेंट रिजर्व, 10-10-10। तो असम में फिर से चिरांग रिपू, दिहांग पटकई, फिर साउथ अरुणाचल, मेघालय में गारो हिल्स, बंगाल में पूर्वी द्वार, अन्नामलई तमिलनाडु और अनाईमुड़ी केरला। और जो बचे 10 यानी कि इंटांकी नागालैंड, सिंगफन, सिंगफन जो है नागालैंड, धनसिरी लुंगडिंग असम, काजीरंगा कार्बी आंगलोंग असम, रायला आंध्र प्रदेश, नीलगिरी तमिलनाडु, श्रीविलुपुत्तूर तमिलनाडु, पेरियार केरला, वायनाड केरला, मैसूरू दांडेली कर्नाटक। और ये प्रपोज्ड है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 अगर बन गए तो संख्या 34 होगी, लेकिन अभी ये 4 नहीं बने तो भारत में 30 ही हैं। अब ये 4 कौन कौन से हैं जो आने वाले समय में बन सकते हैं? सबसे पहले है खासी हिल्स। मेघालय में जो गारो हिल वाला तो बन गया था, लेकिन खासी हिल वाला नहीं बना,
तो खासी हिल एलिफेंट रिजर्व मेघालय में केंद्र सरकार ने तो परमिशन दे दी, लेकिन मेघालय की सरकार ने नोटिफाई नहीं किया है, तो अब खासी हिल वाला नहीं है। फिर ओडिशा में, और ओडिशा में मैं आपको बता दूं सरकार कभी हाँ कहती है कभी ना कहती है। अब ओडिशा में ये दो बनने हैं, एक तो साउथ ओडिशा एलिफेंट रिजर्व और एक बैतमी एलिफेंट रिजर्व। और साउथ ओडिशा एलिफेंट रिजर्व और बैतमी एलिफेंट रिजर्व दोनों ही अभी नहीं बने हैं। इनफैक्ट 2015 में ओडिशा की सरकार ने मना कर दिया था, हम इन्हें नहीं बनाएंगे। अब आगे क्या होगा देखना होगा, ठीक है। और लमरू, लमरू केंद्र सरकार ने कह दिया है, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। पिछले साल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं 2019 में भूपेश बाघेल, उन्होंने अनाउंस किया था स्वतंत्रता दिवस की परेड में छत्तीसगढ़ के अंदर 15 अगस्त को कि हम इसको बना देंगे। अनाउंसमेंट हुई थी, नोटिफिकेशन नहीं आया है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कोरबा, वैसे कोरबा जिले में होगा, ये भी याद रख सकते हैं आप। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बनेगा लमरू एलिफेंट रिजर्व। सो जो भी अपडेट होंगी हम करते चलेंगे। यही जो चीज़ मैंने बताई है, यही 4 मैप जिनमें ये कलर में है, अब यहाँ पे 3 मैप में 30 एलिफेंट रिजर्व है भारत के, और ये 4 प्रोपोज्ड हैं, खासी हिल, बैतामी, साउथ ओडिशा और लमरू। और ये सब टेबल में भी दिया है जो मैंने पढ़ाया है, सारा का सारा स्टेट वाइज, जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकें। ये इसमें भी टेबल में भी आपको दिया गया है। तो ये ऑफिशियल डेटा है सरकार का। तो अब हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये था भारत के एलिफेंट रिजर्व। आई होप आपने काफ़ी नई चीज़ें सीखी होंगी। जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो होते हैं, ये एग्ज़ाम का जो स्कोप है उसके दायरे से मैं बाहर नहीं जाता, वरना तो हाथियों पे भी एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। भारत के हाथी छोड़िए, एक एलिफेंट रिजर्व पे एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। इतना कुछ बताने को होता है, लेकिन जो हमारा दायरा होता है, समय सीमा और आपका मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए एक वीडियो देखकर, इस चीज़ को दिमाग में रख के स्टैटिक जीके के वीडियो तैयार किए जाते हैं। तो हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। वैसे जो वाइल्ड लाइफ है उससे रिलेटेड हमने प्रोटेक्टेड एरिया से रिलेटेड लगभग खत्म कर दिया है। 2 टॉपिक बचे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी, यानी पक्षी विहार और वन्य अभ्यारण्य। आने वाले वीडियोस में हम उनको भी जरूर कवर करेंगे। तो मिलते हैं फिर बाकी वीडियोस में। स्टडी IQ ऐप को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।